Bismillahirrahmanirrahim. My name is Jawal Arshad and we are going to discuss Hess's law of constant heat summation. हमने इस चैप्टर में पहले एंथाल्पी चेंज के बारे में स्टडी किया है कि किसी भी रिएक्शन में जो हीट चेंज वगैरह आता है तो उसमें उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, कुछ लिमिटेशंस जो हमने कैलोरीमीटर दो मेथड्स हमने पीछे पढ़े, उनकी जो कुछ लिमिटेशंस थी उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जो लिमिटेशन थी कि वो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये डायरेक्ट कार्बन और क्लोरीन के मिलने से नहीं बनता, ठीक है जी। इसकी क्लोरीन की डायरेक्ट कंबशन करने से हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नहीं बनता। एक लिमिटेशन तो ये होगी। दूसरी बात क्या कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये इसकी ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक एल्युमिनियम का मॉलिक्यूल है या एक एटम है, इसके ऊपर के जो लेयर है ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कंबशन करने के बाद अंदर वाले जो एटम्स होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनको रिएक्ट करने नहीं देती। उसके ऊपर यानी ऑक्साइड्स की एक लेयर प्रेजेंट हो जाती है जिससे हम अंदर वाले मॉलिक्यूल्स का एंथैल्पी चेंज जो है वो फाइंड नहीं कर पाते, तो हमें दूसरे वेज की तरफ जाना पड़ा। फिर जो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन हमें दिया जिससे हम एंथैल्पी चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ जी, एक रिएक्टेंट है मेरे पास A, ये कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट Z, प्रोडक्ट Z में, तो इसके अंदर जो हीट चेंज होगा वो, और अगर ये रिएक्शन डिफरेंट हो, A B में कन्वर्ट हो, B से ये C में कन्वर्ट हो, C से ये D में कन्वर्ट हो, D से फिर ये Z में कन्वर्ट होगा, तो ये इसका जो पाथवे का जो सारा एंथैल्पी चेंज है वो ये दोनों इक्वल होंगे। कहने का मतलब कि डेल्टा H जो है वो इक्वल होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो क्या है जी कि द ओवरऑल एनर्जी चेंज डज नॉट डिपेंड ऑन द डिफरेंट रूट्स या पाथवे फॉलोड बाय अ रिएक्शन। रूट्स या पाथवे का मतलब कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है या वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या चीज़ नहीं डिपेंड करती? आपकी एंथैल्पी, ठीक है जी। ये एनर्जी चेंज जो है आपका एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी ये आपकी जो है डिपेंड नहीं करती किन पे? पाथवेज पे, डिफरेंट रूट्स पे। तो इससे आगे फिर हम आप आगे चलते हैं जी। अगर हमारे पास हम इसी इक्वेशन को देखें, डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसी को देखें अगर हम, तो अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ गिवन है तो हम थर्ड वैल्यू को खुद फाइंड कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और एक और चीज़ कि जब हम A को कन्वर्ट करते हैं B में, ये तो सिंगल स्टेप है, और अगर हम मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं, A कन्वर्ट हो Z में, पहले B में कन्वर्ट हो, फिर C, फिर D एंड देन टुवर्ड Z, तो इसका जो टोटल हीट चेंज होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। इस पूरे सिस्टम का जो आपका हीट चेंज है, एंथैल्पी चेंज है, वो ज़ीरो होगा। वो कैसे ज़ीरो होगा? क्योंकि अगर मेरे पास डेल्टा H यानी डायरेक्ट जब सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है तो वो हो रहा है जी, इसकी एंथैल्पी चेंज आई मेरे पास 50, ठीक है। और मैंने क्या बात की कि दोनों के एंथैल्पी क्या होंगे? सेम होंगे। तो ज़ाहिरी बात है इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी? डेल्टा H की वैल्यू 50 और इन दोनों की वैल्यू भी 50। तो 50 जब इधर आके माइनस हो जाएगा तो टोटल हीट गेन मेरे पास क्या होगा सिस्टम का? ज़ीरो। तो ये आपने याद रखना है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आगे मज़ीद बात करते हैं, आगे अब बात करते हैं जी इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल की जो आपकी बुक में दी हुई है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आपके पास बुक में एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -393.7 किलो जॉल पर मोल, ठीक है जी। लेकिन ये तो हो गया सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर मैं इसके कार्बन
प्लस ऑक्सीजन को मिला के मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता हूँ। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता हूँ तो इसका जो आपके पास एंथैल्पी चेंज होगा -283 किलो जाउल पर मोल, किलो जाउल पर। यहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा कार्बन और हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ये आपके पास आएगा और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में मज़ीद हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब हम ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब इसकी अगर मैंने हीट निकालनी है तो देखिए मेरे पास डेल्टा H1 प्रेजेंट है, डेल्टा H1 मिल गई है मुझे और डेल्टा H भी मिल गई है, तो मैं डेल्टा H2 को मैं फाइंड कर लूँगा। तो ये आप लोगों के लिए इजी होगा। आपने सिर्फ इस इक्वेशन में डेल्टा H इज़ इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 में वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो आपकी बुक में आगे एग्जांपल दी हुई है सिंगल स्टेप रिएक्शन की और डबल स्टेप मल्टी स्टेप रिएक्शन की, तो उसको बस डिस्कस कर लेते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक जो है ये कवर हो जाएगा। एक रिएक्शन है जी आपकी बुक में 2NaOH प्लस CO2 gives us Na2CO3, ठीक है जी। तो ये है सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप, ठीक है जी। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ सिंगल स्टेप रिएक्शन की। तो जो इसमें एंथैल्पी आपकी बुक में गिवन है डेल्टा H इज़ इक्वल टू 89.09 किलो जाउल पर मोल, ठीक है जी। तो ये आपकी एंथैल्पी गिवन है। अगर हम इसी को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दें, इसी रिएक्शन को अगर हम 2 स्टेप्स में परफॉर्म करवाएं तो फिर हमने एंथैल्पी पे इसका चेंज देखना है। हमें पता है कि एंथैल्पी पे कोई चेंज नहीं आएगा, हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 2 में से 1 मोल में एक पहले यूज़ कर लेता हूँ और इसका रिएक्शन करवाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो फिर मेरे पास बनता क्या है NaHCO CO3, ठीक है जी। ये हो गया सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसका सेकंड स्टेप क्या होगा NaHCO3 और इसका जो दूसरा 2 मोल लिए थे हमने तो NaOH, तो आपके पास क्या बन जाएगा Na2CO3 प्लस इसके वाटर बनेगा। तो दोनों का जो एंथैल्पी क्या होगा, एक का अगर हमें गिवन है 48-41 -48 और -41, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यही आएगी। तो ये यहाँ इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन